सुमित्रा नंदन पंत हिंदी के अप्रतिम कवि है सही में, और प्रकृति की उस दुनिया के एक कोमल हृदय को धड़काने वाला कवि पंत अद्भुत और अनोखा कवि है। छायावाद की बृहत्त्रयी में प्रसाद, निराला और पंत की गणना की जाती है। प्रसाद के काव्य विकास में आरोह का निरंतर है। कामायनी में वह अपने उच्चतम शिखर पर पहुंच जाता है। निराला का काव्य आरोह अवरोह अवरोह आरोह की टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं में विकसित होता है। मतलब प्रसाद धीरे से नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ते जाते हैं, लेकिन निराला कभी ऊपर जाते हैं, कभी नीचे जाते हैं, कभी ऊपर जाते हैं, कभी नीचे जाते हैं, और ये क्रम उनके जीवन में और उनकी कविताओं में हमेशा चलता ही रहता है। किंतु वीणा से युगांत तक पंत का विकास आरोहात्मक है और युगवाणी और लोकायतन तक वह अवरोहात्मक है। यदि परवर्ती काव्य संग्रह से चुनी हुई कविताओं का अलग संग्रह प्रकाशित किया जाए तो उनमें भी विशिष्ट चमक दिखाई पड़ेगी। पंत की शिकायत है कि आलोचक उनके पूर्ववर्ती काव्य को सहानुभूतिपूर्ण ढंग से देखते हैं, तो परवर्ती काव्य को उपेक्षा की दृष्टि से दिनकर अन्य आलोचकों की प्रतिक्रिया में पंत के विचार काव्य की अतिरेकवादी प्रशंसा करते हैं। पंत की शिकायत में सच्चाई है, लेकिन इसका कोई कारण भी होना चाहिए। परवर्ती काव्य में न राग तत्व है, न बौद्धिक विश्लेषण संश्लेषण और न समीक्षा व सिद्धांतों का पद्यानुवाद है, पर पंत ने वहाँ भी कल्पना का पल्ला नहीं छोड़ा है। अंतर यह है कि पूर्ववर्ती काव्य की कल्पना सृजनात्मक है, तो परवर्ती काव्य की कल्पना यूटोपिया यानी सपना से, मोह, बहुत ज़्यादा मोह, अतीत राग। उनका पहला काव्य संग्रह वीणा है, जो छपा पल्लव के एक साल बाद 27। ग्रंथि का लेखन 20, प्रकाशन 29, पल्लव 26, गुंजन 32, युगांत 36 में प्रकाशित हुए। युगांत के साथ ही पंत के काव्य विकास का एक कालखंड समाप्त हो जाता है, पर इस कालखंड में भी पल्लव के समापन के साथ एक परिवर्तन आता है। वीणा की रचनाओं के तार पूरी तरह झंकृत नहीं हुए थे। ग्रंथि पुरानी परिपाटी की एक प्रेम कथा है, किंतु पल्लव में उनका कवि मराल मुखर हो उठता है। पल्लव की आखिरी कविता छाया काल है। इसमें स्वयं उन्होंने अपने तत्कालीन काव्य की समीक्षा कर दी है। अब देखिए कि ये पंत के काव्य संग्रह है, कविता है, और इनमें किस प्रकार से उतार चढ़ाव आता है और कैसे वो अपने युग की समीक्षा करते नजर आते हैं, कविता के माध्यम से, बहुत सारी चीज़ों के माध्यम से, अपने दृष्टिकोण के माध्यम से। छायावाद में इस काल का स्वस्ति पाठ है। उसे आशीष देकर कवि विदा होता है, मतलब बस पाठ करता है और उसको आज छोड़ देता है उसको। उसके प्रति कल्याण कामना इसलिए भी व्यक्त करता है कि उससे कुछ बहुत मिलता है। छायावाद काल में पल्लव की अनेक रचनाओं का स्मरण किया गया है। छाया, स्वप्न, उच्छ्वास, आंसू, मधुमास, बादल, नक्षत्र, पालापन, परिवर्तन और अनंग। तो इस प्रकार की सारी कविताओं में अद्भुत इंद्रजालिक आकर्षण है। अब देखिए, एक चमत्कार भी बार बार अपनी कविताओं में प्रकट करते चलते हैं कवि, क्योंकि इनके यहाँ तो प्रकृति उसी रूप में आती है बार बार बस। और एक अलग मोह का कवि है। आप पंत की तस्वीर देखेंगे तो भी आपको वो स्त्रीण लगते हैं। तो वो जो स्त्री का जो तत्व, जो कोमलता है, उनके अंदर बार बार झलकती है। शायद ये नैसर्गिक था, प्राकृतिक था, कुछ तो था ज़रूर। तो पंत को भी उस तरह से पढ़ने और समझने की ज़रूरत है कि प्रकृति की दुनिया का कैसा चितेरा है वो। किसी पेंटर, किसी चित्रकार की तरफ पूरा प्रकृति का चित्र खींच देता है। बारिश हो रही है, पवन, और उत्तराखंड के रहने वाले थे, खुद पहाड़ी एरिया के, तो प्रकृति से उनका लगाव बचपन से ही था, इसलिए भी वो सारी चीज़ें नज़र आती है। और किसी रचनाकार का मैंने पहले भी बताया कि उसका जीवन, उसका परिवेश, बचपन की जो चीज़ें होती हैं वो हमेशा उसके अवचेतन में चली जाती है, और वो उसकी रचनात्मकता को निर्मित करने में, उसकी सोच को बढ़ाने में उसका बहुत बड़ा योगदान होता है। तो पंत के साथ भी कुछ ऐसा ही था।
तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आबाद रहिए और पढ़ते रहिए और खुश रहिए। निराशा को हमेशा हमेशा के लिए जीवन से बाहर निकाल दीजिए और हमेशा उम्मीद का पल्ला पकड़ के रखिए और हमेशा अपने आप को बिजी रखिए और मस्त रखिए, मस्त मस्त। हारना नहीं, जीवन में हार कभी स्वीकार ही नहीं करना, बस लड़ते रहना।